हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 4.2 का भी ये लास्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर 15 क्वेश्चन दिए हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग पहले 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों भी जो क्वेश्चंस है हर क्वेश्चन के अंदर 15 क्वेश्चंस थे। सो ये जो 3 क्वेश्चंस है इनके अंदर वेरिएशंस भी है। अगर आप पहले नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो सिंपली आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस यूज़ करके सॉल्व करना था। मतलब जो फंक्शन दिया था उसको इंटीग्रेट करने के लिए कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे आप इंडिफिनिट इंटीग्रल में जो भी मेथड्स यूज़ करते थे उसी को यूज़ करना था। बस लास्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद में अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना था। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी आप लोग इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन आप उस समय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर रहे थे और फिर बाद में एक बार इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के बाद में आप लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। लेकिन अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें इन इंटीग्रेशंस को सॉल्व करते हुए अगर हम इनको इन जनरल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें, इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कतें पैदा होगी। तब ऐसे सिचुएशन में समझ लेना कि आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप इसको आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो प्रॉपर्टीज़ के यूज़ के ऊपर डिपेंड है कि किस तरीके की सिचुएशन में प्रॉपर्टी यूज़ करनी चाहिए और कैसे यूज़ करेंगे। ये कैसे समझ में आएगा कि इस दिए हुए फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए प्रॉपर्टी यूज़ करना है और कौन से फंक्शन को नहीं करना, ये कैसे समझ में आएगा। ठीक है ना। क्योंकि हालात तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो सॉल्व किए हैं तो वहाँ पर भी कई जगहों पर ऐसे हालत बने होंगे कि जहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ की जा सकती थी, लेकिन हम लोगों ने नहीं की है। तो सिंपल तरीका है बेटा कि जब भी दिया हुआ फंक्शन है उसको अगर आप सिंपल तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो, जो भी हम लोगों ने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा है, तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर जो भी हमने मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन देखी है उनका यूज़ करके अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके एक बार देखना चाहिए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 0 से लेकर तो a तक लिमिट दिया है और फंक्शन है 1/x प्लस रूट के अंदर a² माइनस x² dx। ठीक है। अब सबसे पहले बेटा इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि सब्सटीट्यूशन तो करना पड़ेगा। आप सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे, तो a² माइनस x² दिख रहा है, सो x की जगह पर क्या रखेंगे, या तो a साइन थीटा रखो या फिर a कॉस थीटा रखो। तो a साइन थीटा रखा है। अब अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा, dx इज इक्वल्स टू a कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब ये कैसे आता है पता है ना आपको, x का डेरिवेटिव 1 आता है, a कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा आएगा और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी एक्स आएगा। ठीक है। सो डी एक्स का वैल्यू हमें मिल गया है। अब बात करेंगे लिमिट्स की। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तब साइन थीटा क्या मिलेगा, सो 0/a, a को इधर ले जाना पड़ेगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। सो कौन से थीटा के एंगल के लिए साइन का वैल्यू 0 आता है, 0 एंगल के लिए। सो जब x का वैल्यू 0 रहेगा तब थीटा भी 0 रहेगा और जब x का वैल्यू a रहेगा तब थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, तो यहाँ पर a रखिए, a कैंसिल हो जाएगा, 1 मिल जाएगा यहाँ पर। सो कौन से थीटा के लिए साइन रेशियो का वैल्यू 1 आता है, सो 90 के लिए, दैट इज π/2। सो जब आप x की जगह पर ये वाला सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन में आपको लिमिट्स इस तरीके से चेंज होंगे। सो देयरफॉर आपका दिया हुआ इंटीग्रल कैसे दिखेगा, अभी लिमिट्स रहेंगे 0 से π/2 तक और जो फंक्शन है आपका वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। x की जगह a साइन थीटा आएगा प्लस रूट के अंदर आपको मिलेगा a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और dx की जगह पर आपको मिल रहा है a इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 1/a साइन थीटा प्लस, इसमें से a² को कॉमन लिया जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है a कॉस थीटा डी थीटा। सो अभी आप यहाँ पर लिखेंगे 0 to π/2 1/a साइन थीटा और यहाँ पर a², देखिए a² कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे a कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बचेगा a कॉस थीटा। ठीक है। और ऊपर है आपके पास a कॉस थीटा डी थीटा। अब ये दोनों के अंदर a है तो उसको कॉमन लेंगे और कॉमन लेके इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा,
सो फाइनली आपके पास क्या बचा है, आप लोग इसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है ना, मैं अभी इसको हटा देता हूँ। चलिए अब मेरे पास क्या है बेटा, अभी मेरे पास है I इज इक्व टू 0 to π/2, न्यूमरेटर में मेरे पास है cos थीटा और डिनोमिनेटर में मेरे पास है sin थीटा प्लस cos थीटा, और यहाँ पर है d थीटा, ठीक है। सो ये आफ्टर सब्सटीट्यूशन आपको ये मिला है, लिमिट्स इस प्रकार से आया है और ये आपका फंक्शन आया है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व किया जाए ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो डायरेक्टली, तो बिल्कुल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको प्रॉपर्टी से अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। सो देखिए लिमिट्स आपको 0 से लेकर तो π/2 तक दिख रहा है। सो एक प्रॉपर्टी आपको पता है कि 0 से लेकर तो a तक अगर लिमिट है f(x) dx, तो बेटा आप इसको लिख सकते हो 0 से a f(a-x) dx। ये प्रॉपर्टी याद है आपको, अहम प्रॉपर्टी है, बहुत बार यूज़ की जाती है। सो यहाँ पर अगर मैं इस प्रकार से, ये तो मेरा जैसे यहाँ पर a दिया हुआ है वैसे यहाँ पर π/2 है। सो अगर मैं इस प्रकार से लिखता हूँ इसको तो दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो अगर मैं इसका वैल्यू कैपिटल I कंसिडर कर रहा हूँ, सो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कैपिटल I इज इक्वल टू 0 to π/2 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ cos ऑफ 90 माइनस थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ f(a-x) लिख रहा हूँ, तो आपके पास अगर f(x) है तो उसको आप ले a-x लिखा है, तो उसी तरीके से यहाँ पर cos थीटा है तो आपने इसको π/2 माइनस थीटा लिखा है क्योंकि a-x है। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा प्लस कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर आएगा डी थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा आपको मिलेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस थीटा आपको मिलेगा कॉस थीटा, और यहाँ पर आपको मिलेगा साइन थीटा। सो थोड़ा सा अगर आप अभी इसकी तरफ देखेंगे, ये जो नया आपको आय मिला है और जो पुराना आय है इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ और इक्वेशन 2 बोलता हूँ। अब ये कैसे कितने आसानी से सॉल्व हो जाता है प्रॉपर्टी यूज़ करने से, ये यहाँ पर आपको समझ में आएगा अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, क्योंकि देखिए आपका फाइनल क्या था कि आपको आय का वैल्यू निकालना था, ठीक है ना, क्योंकि यही आपका टारगेट था। अब अगर आप 1 और 2 को ऐड करते हो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड में आई प्लस आई बन जाएगा 2 टाइम्स आई, और राइट हैंड साइड में एडिशन आप कर सकते हो क्योंकि दोनों का भी लिमिट सेम है 0 से π/2 0 से π/2, और इन दोनों का जब आप एडिशन करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को ऐड किया जा सकता है, दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर सेम है, सो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट चला जाएगा इसके साथ में, और ये है डी थीटा। सो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स आई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन आएगा थीटा, और अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है 0। सो 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0, दैट इज π/2। तो आपको i का वैल्यू निकालना है तो 2 को इधर ले जाइए, तो i का वैल्यू आपको मिलेगा π/4। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आप लोग लिख लेना इसको। लेट I be equals to इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ tan x dx। कहाँ से कहाँ तक रन करेगा बेटे, 0 से π/2 तक रन कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं अगर डायरेक्टली अगर प्रॉपर्टी यूज करके देखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू दिस। सो I इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 0 to π/2 एज इट इज रहेगा log ऑफ tan 90 माइनस x। समझ रहे हो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने प्रॉपर्टी यूज़ किया, कौन सा वाला, अगर 0 से a तक लिमिट है और f(x) है तो मैं उसको लिख रहा हूँ 0 से a f(a-x)। तो जब आप बोर्ड में सॉल्व कर रहे हो तो इसको मेंशन कीजिए, सिंस वो प्रॉपर्टी, इसको 1 बोलिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 0 से π/2 रहेगा एज इट इज़ log ऑफ tan 90 माइनस एक्स को आप लिखेंगे cot x dx, ठीक है। अब cot x को भी आप क्या लिख सकते हो, 0 से π/2 है
लॉग ऑफ कॉट को आप लिख सकते हो 1/10 ठीक है डी एक्स, और इसी को आप लिख सकते हो 0 से π/2 तक लॉग ऑफ tan x⁻1 या फिर tan x⁻−1 ऐसे ही लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जंप करेगा इधर तो आपको मिलेगा -0 to π/2 लॉग ऑफ tan x dx। सो ये है आपका इक्वेशन 2 जो i की वैल्यू देता है। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को आप ऐड कर लो, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा i + i 2i, ठीक है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 आप लोग कर रहे हो। सो i + i 2i, और राइट हैंड साइड में क्या होगा 0 से π/2 है, 0 से π/2 है। सो दोनों भी फंक्शन सेम आ रहे हैं, सो दिस माइनस दिस 0 बन जाएगा, और 0 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। सो इसका मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर 0 मिलेगा। सो i का वैल्यू आएगा 0, ठीक है। सो इसका इंटीग्रल वैल्यू आपको मिला 0 क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। सो प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सॉल्व किया। तो याद यही रखना है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ है, ज़्यादातर ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होती है जो अभी तक हम लोग कर रहे हैं, है ना, f(a - x) वाली प्रॉपर्टी। तो पहचानना क्या है कि लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट कुछ ना कुछ है। तो अगर आप डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपको यहाँ पर ये सोचना है, क्योंकि अब इस वाले केस में क्या चांस है, अगर आप इसको सीधे तरीके से इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। लेकिन बाय पार्ट्स में क्या होता है, अगर आपके उस लॉगरिथमिक फंक्शन दिया तो दूसरा फंक्शन आप 1 कंसिडर कर लेते हो अगर कुछ नहीं है तो। लेकिन ये भी तो सिंगल फंक्शन होना चाहिए ना जब आप बाय पार्ट्स यूज कर रहे हो, ये कंपोजिट है अपने आप में। अब सब्सटीट्यूशन भी कुछ नहीं, अब कंपोजिशन में एक ही तरीका होता है कि आप सब्सटीट्यूशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करने का भी कोई चांस नहीं, क्योंकि tan x की जगह पर आप t रखेंगे तो dx को जिससे रिप्लेस कर रहे हो उसके अंदर तो वही वेरिएबल फिर से आएगा। मतलब अगर tan x की जगह पर t रखते हो तो dx की जगह पर आएगा sec² dx, है ना। सो आप मतलब कोई फायदा ही नहीं होगा सब्सटीट्यूशन का। तो इसका मतलब है कि जब आप इसको ऑर्डिनरी वे से इंटीग्रेट करने जाएंगे तो आपके पास कोई तरीका ही नहीं है इसको सॉल्व करने का। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ कौन बचा सकता है, प्रॉपर्टी बचा सकती है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी देखेंगे तो हमने असल में इसको इंटीग्रेट किया ही नहीं डायरेक्ट वे से। तो प्रॉपर्टी क्या करती है, आपको इंटीग्रेशन से बचाती है, आपको डायरेक्टली नतीजे तक पहुंचा देती है कि भैया दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो और जिसको इंटीग्रेट करना था वही हट जाएगा। समझे बात को। तो ये प्रॉपर्टी का फ़ायदा होता है जो आपका काम बचाती है। और इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं जिनको इंटीग्रेट करने में दिक्कत आती है तो ये आपको आसानी से प्रॉपर्टी की हेल्प से मिल जाता है, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लेट I be equals to 0 to 1 log of 1/x - 1 dx, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको ढंग से लिखना चाहूँगा लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके। मतलब पहले तो कैलकुलेशन करूँगा सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 - x डिवाइडेड बाई x dx। फिर मैं लॉ ऑफ क्वोशंट यूज़ करूँगा और इसको लिखूँगा लॉग ऑफ 1 - x माइनस लॉग x dx। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि लॉ ऑफ क्वोशंट क्या होता है ना। अब ये है आपका दिया हुआ i जिसको मैं बोल रहा हूँ 1। अब फिर से 0 लोअर लिमिट में है, अपर लिमिट में कोई ना कोई नंबर है, तो वही प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए कि भैया यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। वैसे तो इसमें आप इसको सेपरेट करके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले एग्जाम्पल में भी मेरे ख्याल से शायद आप कर सकते हो, क्योंकि सेकंड फंक्शन तो आप ले लेते हो, पहले का तो डेरिवेटिव लेना होता है। हाँ, पिछला फंक्शन भी बाय पार्ट से शायद आ जाता था, आ सकता था, लेकिन प्रॉपर्टी से जल्दी आए। जैसे यहाँ पर भी आप नॉर्मल मेथड से कर सकते हो, इसको और इसको सेपरेट किया, फिर यहाँ पर बाय पार्ट्स अप्लाई किया, यहाँ पर बाय पार्ट्स अप्लाई किया, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। उससे अच्छा अगर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो क्या लिख सकते हो, इसको 0 से 1 तक लॉग ऑफ, इसको ये आपका x है, इसको अपर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना है। सो आप क्या करेंगे, अपर लिमिट 1 उसमें से इस ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे लॉग ऑफ अपर लिमिट में से x को सब्ट्रैक्ट कर दे, दैट इज 1 - x। सो ये आ गया dx, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। सो 0 से 1 तक लॉग ऑफ, ये 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ x माइनस लॉग ऑफ 1 - x dx।
तो ये है आपका आई। आप देखो पहला वाला जो आया था शुरुआत में वो, और ये इसकी तरफ देखिए, इन दोनों को अगर आप लोग ऐड कर देंगे तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको लेफ्ट में तो 2i मिलेगा, लेकिन राइट में क्या मिलेगा, 0, क्योंकि 0 to 1 लिमिट एक ही बार लेंगे। log x के साथ में log x कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ में ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बचेगा। तो i का वैल्यू आपको फिर से मिलेगा 0। तो ये कितने कम स्टेप में आया। अगर आप सीधे तरीके से सॉल्व करते तो यहाँ पर भी बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पर भी बाय पार्ट्स, और फिर उसको सॉल्व करते जाओ, अपर लिमिट रखो लोअर लिमिट रखो, ठीक है। सो कुछ इस प्रकार से है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फंक्शन दिया है 0 से π/2 तक लिमिट्स है, साइन x माइनस कॉस x न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास है 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x dx, ठीक है। तो देखिए आप ऊपर ही ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख सकते हो कि क्या चेंज हो सकता है। अगर डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो अपना काम बन जाएगा। देखिए 90 माइनस एक्स आप रखेंगे जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पाई बाय अपर लिमिट में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम जब लिखते हैं तब एफ ऑफ ए माइनस एक्स लिखते हैं ना हम लोग। आपके पास 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ रहता है प्रॉपर्टी, तो आप लोग क्या करते हैं 0 से a, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, लेकिन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है अपर लिमिट में से, दैट इज एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिखा जाता है, ठीक है। सो उस हिसाब से ये आपका गिवन है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ। अब प्रॉपर्टी का यूज करके अगर मुझे लिखना है, सो 0 to π/2 साइन एक्स को मैं लिखूंगा साइन ऑफ 90 माइनस एक्स, अपर लिमिट में से वेरिएबल सब्ट्रैक्ट किया, माइनस कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ 90 माइनस एक्स कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स डी एक्स। तो मिला क्या आपको 0 to π/2 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये बन गया कॉस एक्स, ये बन गया साइन एक्स, और ये है डी एक्स। अब ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर दो क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सो जब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे आप तो i प्लस आई 2i बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में 0 to π/2 ये और ये प्लस करेंगे तो साइन एक्स इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, 0/1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स मिलेगा जिसका वैल्यू 0 आएगा। सो इसके आई का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी का यूज करके इसका सोल्यूशन आता है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फंक्शन आपको दिया है 0 से लेकर तो 3 तक लिमिट्स है, एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस एक्स रेस टू 5/2 dx है, ठीक है बेटा। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो रेस टू 5/2 है ना, ये दिक्कत क्रिएट करेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर बायनोमियल है, और बायनोमियल का पावर अगर ऐसे फ्रैक्शन में हो तो ये सॉल्व करने में दिक्कत देता है, क्योंकि इसको आप इंटीग्रेट करेंगे कैसे, है ना। और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर भी है, तो आप ना तो इसको एक्सपांड कर सकते हो क्योंकि ये फ्रैक्शन है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप यहाँ पर वो वाली प्रॉपर्टी यूज करते हो एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाली, तो ये बहुत मज़ेदार बन जाता है, मतलब ये बिल्कुल एकदम सिंप्लीफाई हो जाता है, जिसको आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे, देखिए इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। सो आई इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 0 to 3 एक्स की जगह पर मैं लिखूंगा 3 माइनस एक्स, क्योंकि अपर लिमिट में से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरे वेरिएबल को 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, समझे। सो डी एक्स। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, सो 0 से 3 इसको एक्सपांड करेंगे 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, और अंदर ब्रैकेट के अंदर अगर एक्सपांड करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दैट इज एक्स रेस टू 5/2 बनेगा, और ये डी एक्स है। अब अगर आप एक्स रेस टू 5/2 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हो तो आपको मिलेगा 9 टाइम्स एक्स रेस टू 5/2 माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रल को सेपरेट कर दो 0 से 3, नहीं भी करते हो तो ऐसे भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 6 टाइम्स एक्स रेस टू 1 एक्स रेस टू 5/2 क्या बन जाएगा, एक्स रेस टू 7/2, और ये प्लस एक्स रेस टू 9/2, और ये डी एक्स। अब ये कितना सिंपल हो गया,
आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। सो इंटीग्रेट अगर आप करेंगे सो 9 सेपरेट करके भी लिख सकते हो, इसको सेपरेट करके लिखिए ऐसे 0 से 3 x⁵5/2 dx -6 0 to 3 x⁵7/2 dx प्लस 0 to 3 x⁹9/2 dx। ठीक है, सेपरेट करो और लिख दो, आंसर आ जाएगा आपका आराम से। सो ये थे पहले 5 क्वेश्चंस और इस पांचों क्वेश्चन में हम लोगों ने एक ही प्रॉपर्टी का यूज़ किया है और कैसे प्रॉपर्टी का यूज़ किया ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे भी क्वेश्चंस आएंगे जिनके अंदर प्रॉपर्टी यूज़ की जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ यूज़ की जाती है, ये जो अभी यूज़ की ये वाली प्रॉपर्टी, फिर इसके बाद में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी देखी थी जिसके अंदर अपर लिमिट को हाफ किया जाता है ना, ये वाली प्रॉपर्टी थी ना जो हमने देखी थी, 0 से 2a फंक्शन का लिमिट रहता है, तो आप इसको लिख सकते हो, इसको हाफ करना होता है, 0 से a करेंगे तो आप इसको f(x) प्लस f(2a - x) लिखते हो। तो ये प्रॉपर्टी भी कई बार काम में आती है। सो ये डिपेंड करता है, आपके जहन में एक क्वेश्चन हमेशा आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो बेटा ये पता नहीं चलता, ये तो प्रैक्टिस से समझ हमारी बढ़ती है तब जाके हम ये कर सकते हैं। ऐसे बहुत बार होगा, देखो कब प्रॉपर्टी यूज करनी है, जैसे मान लीजिए आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हो, अभी आपको पता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस तो हर एग्जाम्पल के लिए बंधा हुआ है, उसका तो यूज होना ही है, क्योंकि जैसे आप इंटीग्रेशन निकाल लेते हो इसको जैसे आप इंटीग्रेट कर लेते हो तो जो भी आपको इंटीग्रल मिला है उसके अंदर आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, जिसका मतलब है फंडामेंटल थ्योरम। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो तभी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है जब आप इंटीग्रल निकाल सकेंगे, इंटीग्रेशन कर सकेंगे। तो आप अगर यहाँ पर डायरेक्टली नहीं इंटीग्रेट कर पा रहे हो और डिफरेंट इंटीग्रल है तो आपके जहन में एक बार तो आएगा कि भैया यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज की जाए। अब अगर प्रॉपर्टी यूज करनी है तो कौन सी करनी है, अगर लिमिट सेम है और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो ऑड इवन वाला यूज होगा, और अगर एक जीरो दिया और एक दूसरा दिया है तो ये प्रॉपर्टी या फिर इसके पहले वाली प्रॉपर्टी, दोनों में से एक यूज होगी। तो ये तो तभी तय होगा कि अगर डायरेक्टली आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो, लेकिन अगर डायरेक्टली आपका इंटीग्रेशन आ रहा है तो गो बाय दैट वे, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप प्रॉपर्टी यूज़ करें। तो इसका आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ज़्यादा एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोग हो सके तो नवनीत खरीद लेना, उसके अंदर एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी काफ़ी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। और अगर आप मार्वल या फिर टारगेट सॉल्व कर रहे हो CT वाली जो बुक है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।